गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सप्रेस इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, अपने चैनल पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो टॉपिक दैट इज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 एंड 21। सो ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज़ ऑल अबाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इसके अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी कंडीशंस होती हैं मेजॉरिटी, इसलिए इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी भी बोलते हैं या एग्जिम पॉलिसी, ई एक्स फॉर एक्सपोर्ट एंड आई एम फॉर इंपोर्ट। तो एग्जिम पॉलिसी 2015-21। फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी वेबसाइट पे www.rankcracker.co.in के ऊपर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनके आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ जितने भी मैं आपको एग्जाम बताती हूँ, दैट इज यूपीएससी, आईएएस, आईईएस, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, आरबीआई ग्रेड बी, इन सारे एग्जाम के आंसर और प्रैक्टिस पेपर्स हमने अपनी वेबसाइट पे डाले हैं। आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड हो तो जाकर देख सकते हैं। इट इज वेरी यूजफुल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वीडियो यूजीसी नेट, आईएएस, आईईएस, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, मैंने वीडियो के शुरू में लिखा है 2015-21, वो आपको पता चलेगा अभी। बेसिकली एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो होती है ना, वो केवल 5 साल के लिए होती है। 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2020 के लिए जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आई थी उसको हम डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि मैंने 2021 क्यों लिखा है। तो बेसिकली जो एग्जिम पॉलिसी होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, हर 5 साल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रिलीज की जाती है और ये अगले दिन 31 मार्च को अपडेट की जाती है और अगले दिन 1 अप्रैल से इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, यानी कि 31 मार्च रात को 12 बजे यानी कि 1 अप्रैल को ये इफेक्टिव हो जाती है। जितने भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसी में आए सारे के सारे इमीडिएटली लागू हो जाते हैं। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो इंडिया के डीजीएफटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडिया के कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो ये जो बॉडी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, वो फॉरेन ट्रेड को ध्यान में रख के उसकी पॉलिसी बनाने के लिए बनाई गई थी। विद लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी 1991 में इंडिया में आई, तो वो पॉलिसीज के साथ में इसको बनाया गया था। ठीक है, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकें, उससे रिलेटेड पॉलिसी के लिए अलग से एक बॉडी बना दी गई। ठीक है, सो डीजीएफटी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अटैच्ड बॉडी है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सारे रिलेटेड जो पॉलिसी है वो बनाती है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लाइसेंस, जितने भी इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है उनके लाइसेंस भी यही बॉडी देती है। सो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-21 जो है, इट डील्स इन जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड कौन से प्रोविजंस होते हैं जो एग्जिम पॉलिसी में आते हैं, और डीजीएफटी जिनको मेंटेन करता है, दैट इज प्रमोशनल मेजर, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट को मेजर, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो, एंड ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको केवल इतना बता रही हूँ कि ड्यूटी, जितनी भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं उन पर ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो इंपोर्ट जो होते हैं उनके ऊपर ज्यादा ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट के ऊपर मिनिमल या नील भी लगती है। इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटी इस तरीके से कि आप कोई चीज बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में मंगवा रहे हो तो उसके ऊपर टैक्स लगते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर उस टैक्स से कैसे बचा जाए उसकी भी स्कीम होती है अलग अलग। यानी कि अगर आप इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हो और थोड़ा सा इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उस पर एग्जेम्पशन यानी कि छूट मिल जाएगी। ठीक है, और उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स में क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको टैक्स के ऊपर डिडक्शन दे दी जाती है और भी बहुत सारी उनको इस तरह की चीजें दी जाती हैं, इस तरह की फैसिलिटीज दी जाती है कि उनको एक्सपोर्ट प्रोडक्ट को जो है इंडिया के अंदर बनाने में आसानी हो। उसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोग्राम्स एंड अदर डिटेल ऑफ डिफरेंट सेक्टर। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के दायरे में आती हैं। ठीक है, कभी सवाल आ जाए कि क्या इनमें से इन सब चीजों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी डील करती है, तो आपका जवाब हाँ में होना चाहिए। सो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल जैसे 5 साल के लिए एक पॉलिसी बना दी, जैसे 2015-2020 के लिए एक पॉलिसी बना दी,
ठीक है, जो पॉलिसी लागू होगी 1 अप्रैल 2015 को। तो हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, 31 मार्च को कुछ ना कुछ ऐड करती रहती है उसी 5 साल की पॉलिसी के अंदर, ताकि वो पॉलिसी और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए। क्योंकि एक साल के अंदर गवर्नमेंट को पता चल जाता है ना कि हमारी पॉलिसी के अंदर क्या कमी है, क्या खूबी है, उसके हिसाब से अगर उसे चेंज करना है, जरूरी है, तो वो 31 मार्च तक बढ़ा दी देती है, 31 मार्च को चेंज कर देती है। ठीक है, अब मैंने 2021 क्यों लिखा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि ये 2015 से 2020 तक 5 साल के लिए बनाई गई, लेकिन 31 मार्च 2020 को क्या हुआ, कोरोना का जो आउटब्रेक हुआ था, इसके लिए डीजीएफटी ने इसको एक और साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। मतलब सेम पॉलिसी एक और साल तक चलेगी, जिसको अब बोल रहे हैं 2015 टू 2021 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, क्योंकि एक साल और बढ़ गई ना, तो ये 6 साल की पॉलिसी बन गई। ठीक है, सो नेक्स्ट है गाइडिंग प्रिंसिपल, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसको गाइड कौन से प्रिंसिपल करेंगे, यानी कि किन चीजों को ध्यान में रख के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाई गई है, कि इंडिया का टोटल शेयर जो मर्चेंडाइज ट्रेड में है ना, वो 2020 तक डबल किया जाए, ऐसा बोला गया था जब ये पॉलिसी 2015 में लागू की गई थी। ठीक है, तो जो इंडिया का शेयर इन ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, यानी कि जो मर्चेंडाइज ट्रेड में वो सारी चीजें होती हैं जिनको आप देखो टच कर सकते हो, सारे गुड्स जैसे होते हैं। सो बेसिकली इंडिया का एज ऑफ नाउ ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड में जो एक्सपोर्ट है वो 1.67% है और सर्विस सेक्टर में 3.54% है। यानी कि पूरी दुनिया में जितना मर्चेंट एक्सपोर्ट और ट्रेड होता है उसका 1.67% जो है वो अभी इंडिया शेयर करता है, एंड सर्विस सेक्टर में इससे डबल, ठीक है, उससे भी ज्यादा एक्चुअली। तो बाकी के गाइडिंग प्रिंसिपल जो हैं दैट आर फोकस ऑन प्रोडक्ट टू विच इंडिया हैज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि आपके देश में कोई चीज ऐसी है जो सस्ती तैयार हो सकती है और आपके रिसोर्सेज कम यूज होते हैं, या आपके पास ऑलरेडी इतने सारे स्किल हैं कि वो चीज आपके देश में आसानी से और सस्ती तैयार हो जाएगी। जैसे हमारे देश में लेबर बहुत सस्ती है, ठीक है, तो जो चीजें लेबर ओरिएंटेड होती है ना, उनमें इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसे इंडिया में सॉफ्टवेयर भी बहुत सस्ते बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कि इंडिया की जनता इतनी ज्यादा है और इतनी ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपने पास हो गए कि अब अपने पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अब इंडिया का इसीलिए सर्विस सेक्टर में जो है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया, सर्विस सेक्टर में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना 3.54% है, जो ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा खासा शेयर माना जाता है। यानी कि इंडिया को इसने पहचान दिला दी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इंडिया के पास जो लेबर है पढ़ी लिखी, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दे आर काइंड ऑफ वेल एजुकेटेड लेबर, तो वो सस्ती है। और एक और गाइडिंग प्रिंसिपल है मार्केट डाइवर्सिफिकेशन। उसका मतलब क्या होता है कि अभी तक आप जिन देशों को माल बेचते रहे उनको तो आप बेचो, और जिन देशों को अभी तक आपके जिनके साथ ट्रेड रिलेशन नहीं है, अभी तक जिनको आपने माल नहीं बेचा, उनको भी आप अपनी चीजें सेल करो या वहां से कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ जिससे फ्यूचर में आप अपने प्रोडक्ट्स उनको सेल कर सको। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन मतलब मार्केट एक ही तरह का नहीं होना चाहिए, कई तरह का मार्केट होना चाहिए। अगर अभी के टाइम पे आप अपनी सर्विसेज जो है यूएस को सेल कर रहे हो, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंडिया के यूएस में जाते हैं, तो आप ना केवल यूएस को बल्कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका, जो वेनेजुएला, पेरू, इक्वाडोर, वो सारे कंट्रीज है, वहां पे भी आपके प्रोडक्ट जाने चाहिए। आपका मार्केट एक जगह पे फोकस नहीं होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया का जो इमेज है ग्लोबल लेवल पे ब्रांड बनाना है, इसको इंडिया की इमेज बहुत अच्छी बनानी है ग्लोबल लेवल पे, कि इंडिया को लोग जाने कि इंडिया का प्रोडक्ट है ये, क्योंकि जैसा हमारा प्रोडक्ट होगा वैसी अपनी पहचान होगी। अगर हमारा प्रोडक्ट चीप होगा ना, तो हमें भी चीप कंट्री समझा जाएगा। अगर अपने प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स हैं, जैसे यूएस से कोई चीज आती है इंपोर्ट करके, तो सब लोग इंडिया में बोलते हैं ना, अरे वाह ये तो यूएस से मंगवाई है। उनका नाम ही इतना बड़ा है, उनका ब्रांड है, उनके देश का नाम उनका ब्रांड बन चुका है। वैसे ही इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बोला गया कि आप इंडिया को ब्रांड बनाओ, हमारी चीजों में इतने फीचर्स होने चाहिए कि एक नाम बन जाए कि इंडिया से जो चीज आएगी वो अच्छी होगी। सो नेक्स्ट है ट्रेड एक्सटेंशन शुड बिकम इंस्ट्रूमेंट टू ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे जैसे हमारे देश का ट्रेड बढ़ेगा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी हमारे देश के एक्सपोर्ट की, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस होंगी, उन चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा वर्कर की जरूरत होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उससे हमारे देश की ग्रोथ भी बढ़ेगी। क्योंकि फॉरेन जो एक्सचेंज होता है वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो फॉरेन एक्सचेंज आते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली इनके मेन 4-5 जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो ये क्या है कि इंडिया के पास जिन चीज़ों में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करो। इंडिया का जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है वो अभी के मुकाबले डबल होना चाहिए। हालांकि ये हुआ नहीं है बट ये पॉलिसी में लिखा है। आपका मार्केट डाइवर्स होना चाहिए, इंडिया की ब्रांड इमेज होनी चाहिए एंड ट्रेड जो है, ट्रेड की वजह से इंडिया में एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ बढ़नी चाहिए। ठीक है, आपका ट्रेड इतना ज्यादा हो कि बहुत सारे लोगों को रोजगार मिले। ठीक है, नेक्स्ट उस पर चलते हैं कि टॉप आइटम जो अभी तक इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है ज्यादा से ज्यादा वो ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें रिफाइंड पेट्रोलियम होता है। जैसे कच्चा तेल हम खरीद के इंडिया में रिफाइनरी लगी हुई है तो छोटे मोटे देशों को हम लोग अपना जो रिफाइंड ऑयल है वो रिफाइंड पेट्रोलियम ऑयल जो है वो बेच रहे होते हैं। उसके अलावा मोती होते हैं, फिर प्रेशियस स्टोन जो होते हैं, प्रेशियस स्टोन जैसे रूबी है, मीना है, पुखराज है, ये सारी चीजें सेल करते हैं। उनसे बनी हुई ज्वेलरी सेल करते हैं एंड गोल्ड की ज्वेलरी, क्योंकि इंडिया में जो गोल्ड के जो इंजीनियर्स हैं, सॉरी गोल्ड के जो भी डेकोरेटर है, अच्छी अच्छी ज्वेलरी जो बना सकते हैं, अच्छे डिजाइन ला सकते हैं, वो इंडिया के फेमस है। उसके अलावा इंडिया में दवाई बनाने की कंपनियां भी जो है, फार्मास्यूटिकल, ड्रग फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल्स, आयरन एंड स्टील, जो इंडिया में आयरन एंड स्टील काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि आपको पता ही है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इंडिया की कुछ फैक्ट्रीज यूएस में भी है। फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स एंड कॉटन एंड एक्सेसरी एंड मोटर व्हीकल्स। कॉटन एंड एक्सेसरी में क्या आ जाएगा, एक तो आप कॉटन बेचते हो, कच्ची कॉटन अलग अलग तरह की अपने देश में होती है, जैसे बीटी कॉटन भी है, और एक आप उनसे बने हुए कपड़े भी बेचते हो, अलग अलग तरह के टेक्सटाइल आप सेल कर पाते हो। ठीक है, फिर मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे कार वगैरह, वो भी इंडिया में असेंबल होती है, मारुति एक एग्जांपल है, आजकल नैनो। फिर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड आयरन एंड स्टील की जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, पहले तो ऊपर हमने आयरन एंड स्टील कच्चा माल जो है, अभी जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट अभी तक हम सेल कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो इस एक्सपोर्ट को डबल करना है, वो हमारा मेन गाइडिंग प्रिंसिपल है। ठीक है, सो बेसिकली इस एक्सपोर्ट को डबल करने के लिए जो स्कीम है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो क्या नई चीजें लेके आई है, क्या ऐसे स्कीम लेके आई है जिससे इस एक्सपोर्ट को डबल किया जाए, चलिए डिस्कस करते हैं। सो ट्रेड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के एस्पेक्ट क्या है कि ये जो है इंडिया के अंदर जॉब क्रिएट करेगी और जो इंडिया की मेक इन इंडिया स्कीम है उसको आगे लेके जाएगी कि इंडिया में आप चीजों को प्रोड्यूस करो। मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है मोदी गवर्नमेंट का था, ठीक है। उसके अलावा डिजिटल इंडिया जो सर्विस सेक्टर है वो इंडिया का बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेड लेवल पे चल रहा है, तो वो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर क्या है कि पूरे इंडिया को ही डिजिटलाइज कर दो। जब हमें पता है हमारे देश में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या बीपीओज हैं उनकी लेबर सस्ती है, तो हम बहुत सारी प्रोडक्ट बना के सेल कर सकते हैं और इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड भी है। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर जो इंडिया के सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट करना है एंड इट ऑल्सो फोकसेज ऑन हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि एक तो आप रॉ मटेरियल बेचते हो वो सस्ता बिकता है, कोई भी रॉ मटेरियल सस्ता ही बिकता है, आप ऐसे प्रोडक्ट बेचो जिससे आपके प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन हो जाए। जैसे बाहर से आप सेमीकंडक्टर चिप लेके आए तो वो सिर्फ एक चिप है, उस चिप से आप एलसीडी बना रहे हो, एलईडीज बना रहे हो, मोबाइल फोन बना रहे हो हाई एंड, जो इंडिया के अंदर मोबाइल फोन असेंबल होते हैं, तो उनसे क्या होगा, सेमीकंडक्टर चिप जो है वो बहुत सस्ती थी, बट जब आपने उससे मोबाइल बना लिया या कोई इंस्ट्रूमेंट बना लिया, पॉकेट इंस्ट्रूमेंट बना लिया, तो वो बहुत महंगा बिकेगा। तो इट मीन्स उसमें वैल्यू एडिशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। ठीक है, सेकेंड, इंडिया का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसको भी इम्प्रूव करना है। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो होता है उसका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेशन ये है कि जितनी आपकी इमेज अच्छी होगी ना ग्लोबल मार्केट में, उतने ही लोग आपके देश में आएंगे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, और इंडिया को ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना है कि लोग सिर्फ ये ना बोलें कि यूएस में अच्छी चीजें बनती है या जर्मनी में बनती है, आने वाले टाइम में इंडिया का भी नाम ऐसा होना चाहिए कि हमारे देश में भी चीजें बहुत अच्छी बनती है। तो ये करने के लिए जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो मेजर 4 स्कीम लेके आई थी, 4 नई स्कीम। सो की हाइलाइट्स क्या है, फर्स्ट स्कीम क्या है, मर्चेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये स्कीम का नाम है। इंडिया का जो मर्चेंट एक्सपोर्ट हम डबल करना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली मर्चेंट एक्सपोर्ट के लिए एक स्कीम आई है, मर्चेंट एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, MEIS। ठीक है, सेकेंड है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये सर्विस सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सॉरी देख सकते हैं टच नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, ठीक है ना, तो वो सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं वो सारे एक्सपोर्ट, तो उनके लिए अलग से एक स्कीम है, SEIS। फिर थर्ड है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम,
यानी कि कैपिटल गुड्स जो होते हैं जिनसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में जो बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती हैं, प्लांट्स लगते हैं, उनके लिए जो आइटम्स गुड्स चाहिए होती हैं वो कैपिटल गुड्स होते हैं, ठीक है। सो उनके लिए भी अलग से स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। और एक और स्कीम जो नेक्स्ट स्कीम है दैट इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम। सो बेसिकली जो लोग बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, कम से कम इतना तो आपको याद रखना है कि ये 4 स्कीम है जो इंडिया के अंदर लॉन्च की गई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-21। बेसिकली ये 2020 की पॉलिसी है बट एक साल एक्सटेंड हो गई है। तो ये 4 चीजें आपको हाईलाइट्स याद रखने हैं, इसके बिना आपका क्वेश्चन अधूरा है, इतना आपने याद रखना है। सो अगले वीडियो के अंदर मैं आपको इन चारों स्कीम के बारे में डिटेल से बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही काफी है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी कि हमारे वेबसाइट rankcracker.co.in पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे मॉक टेस्ट दे सकते हो, उनकी एक्सप्लेनेशन भी वहीं पे दी जाएगी। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, वीडियो मटेरियल मिल जाएगा, अच्छे अच्छे वीडियोस बना के जिससे आप समझ पाओ कॉन्सेप्ट को, मेजॉरिटी इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट को। बट अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ओवरऑल भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चारों स्कीम्स के बारे में बताऊंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एक्सप्रेस इकोनॉमिक्स एंड कीप लॉगिंग इन rankcracker.co.in। थैंक यू सो मच।